साथियों नमस्कार, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं सेकंड मेंबरशिप वेरिफिकेशन होने जा रहा है। इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। इस समय आप पाएंगे कि जो जो एसोसिएशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके डैशबोर्ड आपके इश्यूज़ से फ्लडेड हैं और पिछले 10 से 11 सालों में जो इश्यूज़ पेंडिंग थे उनके लिए फिर से वही एश्योरेंस दिया जा रहा है और फिर से आपसे उन्हीं पर वोट मांगा जा रहा है। तो आपको इवैल्यूएट करना होगा, आपको इनके किए गए कार्यों का एक विश्लेषण करना होगा कि इन्होंने कैसे इश्यूज़ को डिरेल किया, कैसे इश्यूज़ 10 से 11 साल तक पेंडिंग है। कोई भी इशू आप उठा लीजिए, 22820 उठा लीजिए, स्टैंडर्ड पे स्केल इशू उठा लीजिए, जेटीओ से एसडी टेलीकॉम में डीपीसी का ले लीजिए, एलडीसी एग्जामिनेशन का ले लीजिए। मिलेगा क्या आपको? फेक एश्योरेंस मिलेगा। क्या आपको? प्रोमिसेस। और संभावना इसकी है कि अगले भी मेंबरशिप वेरिफिकेशन में यही कोर इश्यूज़ होंगे। सबसे पहले हम 22,820 का इवैल्यूएशन करते हैं। आपने देखा होगा अभी एक एसोसिएशन है जिसने डीआर से अपने आप को बीआर में कन्वर्ट कर लिया है। 2010 के मिनट्स ऑफ मीटिंग अवेलेबल हैं जिसमें इन्होंने कहा था कि पोस्ट 2005 के लिए हम 22820 कभी डिमांड नहीं करेंगे। ये लिख के दिया इन्होंने। इस एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिशमेंट पास अवेलेबल है और समय समय पर जब हम इसकी डिमांड करते हैं तो वो इसको हमें दिखाते हैं कि ये पहले आपकी डीआर एसोसिएशन थी, वो उसने ये लिख के दिया हुआ है। खैर 2014 आते आते ये इशू कंप्लीट डोरमेंट हो गया और जब हमने अदर एसोसिएशंस को अप्रोच किया तो उन्होंने इस इशू को लेने से मना कर दिया या अपना इनेबिलिटी दिखाई। फिर हमने AITIA मीन्स ऑल इंडिया टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें डायरेक्ट JTOs 2007-8 और डायरेक्ट JOs 2010 बैच दे आर फाउंडिंग मेंबर्स। और हमने 22820 को फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल में रिपम्प किया। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ऑनरेबल डायरेक्टर HR एट दैट टाइम मैडम सुजाता टीरे, उन्होंने हमारे इश्यूज़ को एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा कि अगर ये एक इशू पे कोई एसोसिएशन बन रही है देन इट हैज़ सम वेट। और फिर से ये इशू लाइमलाइट में आया और उस समय फर्स्ट मेंबरशिप वेरिफिकेशन नोटिफाई हो चुका था। तो उसमें सारी एसोसिएशंस के डैशबोर्ड फिर से 22820 से फ्लडेड हो गए। तब हमने यूनाइटेड फोरम ऑफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जिसमें कि AIBSNL और एगोटा थे, हमने उसके साथ फोरम बनाया। उस फोरम में हम शामिल हुए। इस बेसिस पे, इस MOU पे कि 22820 के लिए हम ज्वाइंट प्रयास करेंगे और इसको सेटल कराएंगे। उसका डॉक्यूमेंट MOU साइंड MOU आपके पास अवेलेबल होगा। और ये AITIA बनने का प्रेशर था कि 6 महीने के भीतर एक कमेटी बनी जिसे पंडा कमेटी के नाम से आप जानते हैं। और हमने फुल लेजिटिमेसी के साथ इस इशू को पंडा कमेटी के सामने उठाया। हमने बताया कि 1/1/2007 के बाद आने वाले 2005 बैच के JTOs, CSS कैडर के असिस्टेंट मैनेजर्स, प्रमोटेड JOs 2010 बैच, इन सबको वन टाइम डिस्पेंशन मेजर यूज़ करते हुए मैनेजमेंट ने 22820 प्रोवाइड किया है। इनका बेसिक पे फिक्सेशन रिवाइज करके ये किया है। हमने मैडम को ये भी बताया कि 2005 बैच, 2007 बैच, 2008 बैच और डायरेक्ट JOs 2010 बैच, इनका रिक्रूटमेंट इवन A पे हुआ है, इवन A प्री रिवाइज पे हुआ है, 9850 पे हुआ है। और इनका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, इनके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। हमने P सविता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अब्राहम मुल्ला केस, इन केसेस का एग्जाम्पल दिया जिसमें ये बताया गया है कि सीनियर और जूनियर के बीच में जितना नंबर ऑफ ईयर्स का सर्विस का गैप होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट का गैप होना चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव पे रिवीजन ऑर्डर आया 2009 में, जिसको रिट्रोस्पेक्टिवली 1/1/2007 को इम्प्लीमेंट किया गया BSNL पे, उससे पहले ये तीनों बैचेस 9850 पे काम कर रहे थे और इनके बीच में वही 2 या 3 इंक्रीमेंट का डिफरेंस था। लेकिन इस रेट्रोस्पेक्टिव पे रिवीजन ऑर्डर के कारण ये शूट अप होके 8 से 9 इंक्रीमेंट का डिफरेंस हो गया और इन बैचेस को 15 से 20 हज़ार रुपये का पर मंथ लॉस हुआ, क्यूमुलेटिव लॉस हो रहा है। और अभी भी आप इवेल्युएट कीजिए, पे लॉस कैलकुलेटर AITIA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें हमने डायरेक्ट JTOs 2007-8, डायरेक्ट JOs 2010 को फिर से इन्वाइट किया कि आप अपना लॉस कैलकुलेट कीजिए। और 14 से 15 लाख रुपए का लॉस अब तक हमारा हो चुका है केवल इस इशू के नॉन सेटलमेंट के कारण। तो कमेटी के सामने हमने रिप्रेजेंटेशन दिए, हमने .dp के OEMs प्रोवाइड किए। हमने कहा कि आप देखिए
कि डॉट और डीपी ने कैसे कहा है कि हमने किसी को भी मिनिमम पे फिक्स करने के लिए नहीं बोला हुआ है। वो OM अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे देखिए। RTI रिप्लाई में उन्होंने ये रिप्लाई किया है कि हम BSNL रिक्रूट एग्जीक्यूटिव्स के पे फिक्सेशन के लिए हमने कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं इशू किया है कि उसको मिनिमम पे फिक्स करना है। हमारा इस्टेब्लिशमेंट सेल एक नैरेटिव पे चल रहा था, वो FR 22 को मान के चल रहा था, जबकि FR सुओ मोटो एप्लीकेबल नहीं है। कई सारे लोगों ने इसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन किया, लेकिन कमेटी ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि FR 22 इज़ नॉट एन ऑब्जेक्शन, यू कैन से नॉट एन हर्डल। तो इस्टेब्लिशमेंट सेल को इसमें मुंह की खानी पड़ी। कमेटी को हमने फुल रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने बताया कि फर्दर बैचेस कैसे इससे डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि JTO RR 2014 के बाद जो लोग रिक्रूट हुए हैं उनका तो सेटल्ड पे स्केल है, इवन रिवाइज्ड। लेकिन उसी समय एक मेजॉरिटी एसोसिएशन ने आके इसको डिरेल किया। उसने कहा कि अगर ये लेजिटिमेट डिमांड को कमेटी एक्सेप्ट करती है तो वी विल डिमांड फॉर ऑल बैचेस। तो भैया आप तो मेजॉरिटी में थे, तो अगर आपने डिमांड की कि यू विल डिमांड फॉर ऑल बैचेस, तो इसको सेटल कराते, सभी के लिए कराते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन आपका इशू ये नहीं था कि सबको दिलाना है, आपका इशू ये था कि AIT या 22820 सेटल ना करा पाए, हम इसको सेटल नहीं होने देंगे। तो ये हमारा इशू वहाँ से डिरेल किया गया। और इससे ज़्यादा सरप्राइजिंग हमारे लिए वो रहा कि जब ये मेजॉरिटी एसोसिएशन ये लिख के दे चुकी थी कि इसको हम सब के लिए डिमांड करेंगे और हमारा इशू डिरेल कर दिया, उसी समय हमारा ये यूनाइटेड फोरम का मेंबर एगोटा स्नेहा के साथ जाके ज्वाइंट फोरम बना लिया। कितना पेनफुल रहा होगा आप सोचिए कि एक इशू के लिए जो हमारा MOU हुआ था इन तीनों लोगों के साथ में, उसको इमीडिएटली जैसे उसने डिरेल किया, ये उसके साथ जाके ज्वाइंट फोरम बना लिए। पर्पस क्या था, पर्पस यही जाने, लेकिन LDC पोस्टिंग पर्पस था 2005 बैच की, और अपना लिस्ट 8-9 सेटल कराना था इनको। चलो वो भी ठीक है, आप अपने पर्सनल इशू, अपने कोर मेंबर्स के लिए आप डिवोटेड हो, 2001, 2 और 5 के लिए डिवोटेड हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप उससे स्नेहा से, मेजॉरिटी एसोसिएशन से कह सकते थे कि आप अपना लेटर विड्रॉ कर लो, क्योंकि हम आपके साथ ज्वाइंट फोरम में हैं। क्योंकि हमारे 2007-8 के डायरेक्ट जीओस कुछ मेंबर तो थे ही इनके पास, CHQ में भी इन्होंने प्लेस किया हुआ है, भले ही वो यस मैन हो, कुछ ना बोलें। तो इशू हमारा डिरेल हो गया। और ये जो BR और DR का दावा कर रहे हैं, जो आपके लिए नैरेटिव्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमको 2/3 बहुमत चाहिए, हमको 3/4 बहुमत चाहिए, जैसे लग रहा है कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास कराना है, वो उन्होंने ये काम किया, ये ज्वाइंट फोरम बना लिया, लेकिन इन्होंने एक शब्द 22820 के लिए नहीं बोला, और वो इशू हमारा डिरेल हो गया। वहाँ से पंडा कमेटी ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया। उसने कहा कि अगर स्नेहा मेजॉरिटी एसोसिएशन सबके लिए डिमांड कर रही है तो इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत होंगे और वो अभी सेटल हम नहीं कर पाएंगे, और कमेटी ने रिपोर्ट नेगेटिव दे दिया। कमेटी ने ये एक्नॉलेज किया, आप देखिएगा उसमें कमेटी रिपोर्ट अवेलेबल है, वो भी हम ही ने अवेलेबल कराई, नहीं तो वो भी कॉन्फिडेंशियल थी। कमेटी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि AITI इज डिमांडिंग फॉर ओनली 2007-8 बैचेस एंड डायरेक्ट जीओस 2010 बैच। इतनी हिम्मत कौन दिखाएगा? इन लोगों को तो सारे सेक्शन को अपीज करना है, तो वेदर उनकी डिमांड जेन्युइन हो चाहे ना जेन्युइन हो, डिमांड फॉर ऑल। और जनरल डिमांड का कोई मतलब नहीं होता। जनरल डिमांड इज नो डिमांड, ब्लाइंड डिमांड इज नो डिमांड। आप लेजिटिमेट स्पेसिफिक डिमांड लेके आओ। तो ये इशू वहाँ से डिरेल हुआ। हमने हार नहीं मानी, हमने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को अप्रोच किया। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने हमें मीटिंग दिया, ये मई 2018 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और ये किसी भी इशू के लिए अब तक की सबसे हाईएस्ट मीटिंग थी, जिसमें आपके साकेत कुमार जी, जो अभी आपके होम मिनिस्टर के PS हैं, डायरेक्टर PSU पवन गुप्ता, आपके स्पेशल एडवाइज़र मिनिस्टर के श्री AN रॉय, जो ex-CMD थे BSNL के, अपने GM एस्टेब्लिशमेंट, GM पर्स, और ये सारे लोग इकट्ठा थे। हमने जितेंद्र नाथ जी के साथ में इस इशू को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में उठाया, और 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में उन्होंने जो रिप्लाई हमें किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने PCAT शैलेंद्र केस का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट सेल ने ये बताया कि ये PCAT के इनके बैचमेट थे, जो कि वो सर्किल सेक्रेटरी हैं NTR के, शैलेंद्र सिंह, यहाँ बताना जरूरी है, एगोटा के। तो उन्होंने वो केस 2013 में लूज़ किया, अपील में भी नहीं गए, क्योंकि पता चला है कि वो पैसा शायद इन्होंने आंदोलन 2013 के आंदोलन में एगोटा वालों ने खर्च करवा लिया उनसे, तो उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे कि वो 2013 के उस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील हो जाते। तो 2013 में वो केस लूज़ किया है। तो इनके बैचमेट्स हैं, हमने बताया, हमने कहा कि हम उसमें पार्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने कहा कि सर इन्हीं की एक DR एसोसिएशन थी जो 2010 में लिख चुकी है, हमारे पास उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग है, कि पोस्ट 2005 बैचेस के लिए हम इसको डिमांड नहीं करेंगे।
तो वो और तीसरा उन्होंने कहा कि कमेटी रिपोर्ट नेगेटिव है सर। ये 3 इश्यूज़ हैं जिसके कारण आपको यहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको अपील में जाना चाहिए। हमने फिर भी हार नहीं मानी और हमने उस पी कैट शैलेंद्र के केस का जो 2013 में ऑर्डर आया था, जिसमें कोर्ट ने डिनाई किया था, जिसमें ये हार गए थे, उसको हमने अपील में दिल्ली हाई कोर्ट ले गए और दिल्ली हाई कोर्ट में उस केस को हमने चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने सबसे अच्छा अपना लॉयर खड़ा किया और अगस्त 2019 में वो डिसीजन आया, वहाँ से 1 दिन की हियरिंग में वो डिसीजन था कि हम 2000 दिन का डिले हो गया है 2013 से 2019 के बीच में, तो हम आपका डिले कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको एक रिलीफ देते हैं कि आपका जो इशू है वो पी सविता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की लाइट में सुना जाए और हम रीडायरेक्ट करते हैं कि आप कैट दिल्ली फिर से जाइए। ये हमारा रोड मैप था। क्योंकि हम एग्राइव थे, हम परेशान थे, हम ऑपरेस्ड हैं, हम सफ़रर हैं, हम बियरर हैं, तो हमने इसको इस तरह से फॉलो किया। अभी देखा होगा 15 साल बाद इनको केस की याद आई है एगोटा वालों को, बीआर एसोसिएशन को, तो इन्होंने 9850 पे केस किया हुआ है। उसका ओरिजिनल एप्लीकेशन अभी किसी से नहीं शेयर किया। क्यों नहीं शेयर किया भाई? क्योंकि स्टिल ये मानते हैं कि पहले हम पे स्केल सेटल करेंगे, उसके बाद इनका पे लॉस इशू देखेंगे। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी। वैसे यहाँ बता दूं कि स्टैंडर्ड पे स्केल अलग चीज़ है और हमारा बेसिक पे फिक्सेशन अलग है। कैसे अलग है? ये वैसे ही अलग है जैसे E1A पे रिक्रूटेड 2005 बैच के एग्जीक्यूटिव्स का 1/1/2007 के बाद उसी पे स्केल पे सेटलमेंट हुआ। CSS कैडर के असिस्टेंट मैनेजर्स का जो E1A पे थे, उसी पे स्केल पे उनको 22820 मिला। प्रमोटेड जेओस 2010 बैच के, उनको भी उसी पे स्केल पे 22820 मिला। तो हमारे लिए पे स्केल वाला नैरेटिव क्यों क्रिएट कर रहे हो, क्यों लिंक कर रहे हो? एक और आश्चर्यजनक तथ्य है इसमें कि 22820 के लिए इन्होंने जो 9850 वाला केस किया हुआ है, उसमें पैसा हमारे साथियों से इकट्ठा किया। आप सोचिए, इतनी बड़ी एसोसिएशन, इतना ज़्यादा फंड, बेवकूफ़ बना के उन्हीं साथियों से पैसा लिया। जबकि हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, हमने एसोसिएशन से फंडिंग की। ये कौन करेगा? जो अपने मेंबर्स के लिए चिंतित होगा, जो अपने लिए एग्राइव्ड होगा। तो ये तो 22820 का जो रोड मैप था वो AITI का ये था। अब आइए स्टैंडर्ड पे स्केल पे आते हैं। स्टैंडर्ड पे स्केल पे आप देखिए, 2013 का महान आंदोलन आपको याद होगा। हम सभी ने उसमें शिरकत की थी, हम सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, हम सभी उसमें स्टेक होल्डर थे। वो सेकंड PRC का इशू था जिसमें E1A और E2A को 1/1/2007 से रिप्लेस किया जाना था। लेकिन जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे वो यही BR एसोसिएशन थी। उस समय DR एसोसिएशन का टैग थी और हम सभी बाहर दूर दूर से आए थे। हिमाचल प्रदेश से आए थे, गुजरात से लोग आए थे, मैं अम्बाला से आया था, नॉर्थ ईस्ट से लोग आए थे। सभी ने पार्टिसिपेट किया, आप सभी ने किया होगा। और वो 2013 का एक महान आंदोलन इन्होंने डुबो दिया। क्यों डुबो दिया? ये इनकॉम्पिटेंट थे? नहीं, ये बहुत चालाक लोग हैं, बहुत सेल्फिश हैं। इनको सब कुछ 1/1/2000 से चाहिए था, ईयर 2000। उसमें GK उपाध्याय साहब ने कहा था कि 1/1/2000 से इसको सेटल किया जा सकता है क्योंकि सेकंड PRC का इशू। फिर इन्होंने इसमें कैस्केडिंग का वर्ड भी कॉइन कर दिया। अब कैस्केडिंग कॉइन कर दिया, इतना इशू टिपिकल हो गया। उसमें मेजॉरिटी एसोसिएशन जो अभी है उसने भी कोई अच्छा रोल नहीं प्ले किया। इसने सीनियर SD उसमें इनकलकेट कर दिया। रेसिडेंसी पीरियड इतना बढ़ गया उसमें कि वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो डायरेक्टली ये तीनों एसोसिएशन से, AIVSNLEA, एगोटा और स्नेहा, ये तीनों कैस्केडिंग और का डिमांड के कारण ये पूरा कंप्लीट डिरेल हो गया। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या होगा? 10-11 साल बाद भी हम प्रोविजनल स्केल पे हैं। तो हमने चिंता इसकी नहीं की। कैट चंडीगढ़ का एक कंटेम्प्ट हुआ था जिसको इन्होंने अभी ड्रैग करके रखा हुआ है क्योंकि इनको फिर से 1/1/2000 से चाहिए था। तो उस कंटेम्प्ट के कारण डॉट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जिसमें उसने E1A और E2A के लिए अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसमें डिग्रेड किया। उसने E1 को कहा E1 सेटल्ड है, E1 और E1A में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल उसको हमने इंक्रीमेंट देके सेटल किया हुआ है। वो डिग्रेडेशन था हमारा पे स्केल का, उसको हमने कैट कोलकाता में चैलेंज किया है और एक स्टेज की लड़ाई उसमें पूरी हो चुकी है। अभी क्या है इनका? अभी इन्होंने अपने डैशबोर्ड में लिख रखा है JTO के लिए E2, SD के लिए E3। ये कैसे कराओगे भाई? क्यों कंट्राडिक्टरी अप्रोच अपनाते हो? अभी CPSC हायरार्की में आप देखिएगा, ये दोनों साइनी हैं, उसमें दोनों क्या, ये तीनों लोग साइनी हैं और उसमें सेटल्ड स्केल JTO का E1 माना है और SD का E2 माना है। तब फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? JTO RR 2014 पास होने के बाद ऑलरेडी JTO का पे स्केल E1 रिवाइज्ड है, तब फिर कैसे कह रहे हो? मतलब ये फेक नैरेटिव्स अपने डैशबोर्ड में प्रमोट कर रहे हैं।
जब भी इसका सेटलमेंट होगा E1A और E2A का रिप्लेसमेंट E2 E3 से होगा। ये नहीं होगा कि JTO के लिए E2 हो गया और SD के लिए E3 हो गया, उसके लिए RR चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने JTO कैडर डिग्रेड करके रखा हुआ है, 7 साल की जगह आपने 5 साल में TTA से JTO बना रखे हैं, करो आप, कोई बात नहीं। तो आपने पे स्केल को भी डिग्रेड किया E1A से E1, तब फिर डिमांड कैसा ऐसा। तो इन्होंने E2 और E3 के लिए एक फेक नैरेटिव सारी एसोसिएशंस ने इसको इस्टेब्लिश करके रखा हुआ, जबकि वास्तविकता ये है कि जब भी रिप्लेसमेंट होगा, जो कैट का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसको हमने चैलेंज किया है, उसमें केवल E1A और E2A का रिप्लेसमेंट E2 E3 से होगा। अब जरा आ जाइए CPSC हायरार्की पे। कहते हैं ना कि कोर मेंबर्स के लिए आदमी डिवोटेड होता है। हर एक एसोसिएशन का कोई कोर मेंबर होता है, कोई कोर कैडर होता है। हम अभी तक हमारे लोग समझते थे कि ये DR एसोसिएशन से हमको रिप्रेजेंट कर रही है। आप CPSC में सबमिशन देखिए, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, आप इस फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। SD प्लस सीनियर SD के लिए रेसिडेंसी पीरियड के लिए इन्होंने कंपनसेशन मांगा। इन्होंने कहा 10-10 साल से लोग SD हैं, तो जब वो सीनियर SD का उसमें इंक्लूड किया जाए तो SD के रेसिडेंसी पीरियड को भी उसमें कंपनसेट करके डाला जाए, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वो DE प्रमोशन हो जाए। कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, आपने अपने कोर मेंबर्स 2001, 2 और 2005 के लिए सोचा। लेकिन 2007-8 को केवल क्या CHQ में डेकोरम बनाने के लिए या नवरत्नों की तरह बना के रखे हुए हो? उनके लिए भी सोचना चाहिए था ना। वो भी तो 10-11 साल से JTO हैं। 2007-8 बैच के लोग 10-11 साल से जो JTO हैं, 11 साल से, उनका भी ये कंपनसेशन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था कि JTO पीरियड में जो उनका इतना ज़्यादा पीरियड चला गया है, उसको JTO प्लस SD का ज्वाइंट कंपनसेशन मान लें, ज्वाइंट रेसिडेंसी पीरियड का कंपनसेशन लें। नहीं, उसके लिए हमने लिख के दिया, AITR ने लिख के दिया। ज़रा DPC इशू को उठा लीजिए। DPC में ये हर 6 महीने में एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। लीगल ओपिनियन ये है, एसोसिएशन का काम फाइल मूवमेंट की जानकारी नहीं देना है, एसोसिएशन का काम इशू सेटल कराना है। वो 23 मई का नैरेटिव आप देख लीजिए, वो पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 हफ्ते में लीगल ओपिनियन आ रही है, हमारा DPC प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। वो वेल कंसीडर्ड इनका नैरेटिव है। वो जान रहे थे कि अब मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए विंडो खोलने वाली है, दे हैव टू, और हम मेंबरशिप बढ़ा लेंगे। ये सफल हुए उसमें। लेकिन वो जो इन्होंने फेक नैरेटिव क्रिएट किया था, उसकी वास्तविकता एक्सपोज हो गई। आज हम 14 अगस्त को, 13 अगस्त को देख रहे हैं, खड़े हैं यहाँ पे, और आप देख लीजिए आप कहाँ पे हैं, क्या प्रमोशन हुआ आपका? तो ये केवल सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगले 6 महीने भी यही चलाएंगे। ये 2018 में भी इन्होंने चलाया था, जब हमने नोटिस दिया था कि आइए हम साथ में स्ट्राइक करते हैं इसके लिए, ये इशू सेटल हो जाएगा। 15 जून 2018 का तो आपको याद ही होगा, जिसमें जितने से सुपर एनुअरी JTO थे, जितने नॉन एग्जीक्यूटिव से जो JTO बने थे, उन सबको SD बना दिया गया। 3000 के लगभग SD बने थे उसमें। रात को प्रमोशन ऑर्डर निकले थे, तब ये लोग सो रहे थे। हमने 2017 में लिखा था कि ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी लिस्ट मंगाई जाए, तब ये ज्वाइंट फोरम में थे स्नेहा के साथ में, और हमने कहा था कि 2008 बैच तक का आप ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी लिस्ट मंगा लीजिए, और GM पर्स को भी लिख के दिया था। लेकिन ये कहे नहीं, अभी 2005 बैच तक का होगा सर, उसके बाद देखते हैं। मतलब 2005 बैच तक का इन्होंने एलिजिबिलिटी पर्टिकुलर्स मंगाया। मतलब आपके लिए इनको कोई पेन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। आप केवल मेंबर हो, आप सब्सक्रिप्शन दो, बस। आपका कोर्ट केस आपके पैसों से लड़ा जाएगा, आपके प्रमोशन को देखेंगे बाद में। जो LDC आपका नोटिफाई हुआ था, जो बाद में पोस्टपोन हो गया, आपने देखा होगा 2014 में, जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, कैट गुवाहाटी में जाके 2005 बैच के और स्नेहा के कुछ मेंबर्स ने इसको डिरेल करा दिया, शिमला हाई कोर्ट के डिसीजंस को कोट करते हुए। उसके लिए इन्होंने क्या कहा, हम हर हफ्ते LDC कराएंगे, हर हफ्ते एक रिजल्ट आएगा। कितने LDC हुई तब से? तो ये आपको जानना होगा, समझना होगा इसको कि वास्तव में आपके साथ कौन है, आपके साथ कमिटेडली खड़ा कौन है। तो 15 जून 2018 का जो सुपर एनुअरी JTOs का प्रमोशन हुआ, जिसमें स्नेहा ने अपने मेंबर्स जो कि अनसब्सक्राइब कर रहे थे, उनके लिए GM पर्स के सामने रिप्रेजेंटेशन दिया और इस इशू को उठाया, और उन्होंने 15 जून 2018 को कैट एर्नाकुलम के निर्णय के बावजूद ये प्रमोशन ऑर्डर इशू किए। तो ये कैसे किया? ये अगर 2017 में जो हमने बोला था कि 2008 तक का एलिजिबिलिटी पर्टिकुलर्स मंगा लीजिए और इस पर एग्री किए होते, तो उस समय 3000 डायरेक्ट रिक्रूट के प्रमोशन हुए होते।
और मैनेजमेंट को ये चार्जशीट झेलनी पड़ी, केशव राव जी को चार्जशीट झेलनी पड़ी कैट एर्नाकुलम के ऑर्डर को डिफाई करने के लिए। कैट एर्नाकुलम का ऑर्डर डिफाई करना उनका पर्पस नहीं था, मैनेजमेंट का ये डेलिबरेट कंटेम्प्ट नहीं था। उनके पास एलिजिबिलिटी पर्टिकुलर्स ही नहीं थे। वो क्यों नहीं थे? क्योंकि आपको जो रिप्रेजेंट कर रही थी एसोसिएशन उस समय, उसने लिख के दिया था कि नहीं, अभी एलडीसी पोस्टिंग के लिए हम 2005 तक के लिए जाएंगे, डीपीसी प्रोसेस के पर्टिकुलर्स के लिए 2005 बैच तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जबकि 2005 बैच के कई सारे लोग एलडीसी में क्वालिफाई हो गए थे और एसडीएस की काफ़ी वैकेंसी थी। आइए एमटी पे ले लें। एमटी पे इन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में क्या सबमिशन किया हुआ जरा देख लीजिए। कोर्ट ऑफ लॉ में इन्होंने सबमिशन किया, इसको बैच वाइज कराया जाए। बैच वाइज, अभी तो आप कैडर की बात कर रहे थे, अब आप बैच की बात करने लगे। जब हमारा इशू होगा तो ये कहेंगे कैडर के बारे में सोचो, जब इनका इशू होगा तो ये बैच के बारे में सोचेंगे। ये डुअलिटी नहीं चलेगी, ये हाइपोक्रेसी नहीं चलेगी। आप एक्सपोज हो चुके हैं। मेजॉरिटी एसोसिएशन में हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, 2007-8 बैच के, डायरेक्ट जीओस 2010 बैच के। स्नेहा उस समय सो रही थी, वो भी चाहती तो करवा सकती थी 3000 डायरेक्ट रिक्रूट का प्रमोशन, लेकिन नहीं। तो इनके हाथ हमारे कैरियर के खून से रंगे हुए हैं। ये बात आपको समझनी होगी, जाननी होगी, ये आप समझिए, क्योंकि आपका इम्पॉर्टेंट वोट कहीं उसको तो नहीं जा रहा है जो आपकी जड़ों पे मट्ठा डाल रहे हैं। बहुत सारे नैरेटिव्स क्रिएट किए जाएंगे। कोई कहेगा बीआर, डीआर, पीआर, कोई कहेगा 4G स्पेक्ट्रम, कोई कहेगा रीस्ट्रक्चरिंग। इस समय सब कुछ सारे थॉट्स याद आएंगे, लेकिन वो जो 10 से 15 साल से जो हमारे इश्यूज़ पेंडिंग हैं उस पर कोई थॉट नहीं देगा। सब डिफोकस करने के लिए बहुत सारे थॉट्स देंगे। यूनिटी, ये 3/4 मेजॉरिटी चाहिए आपको जो है पार्लियामेंट जाने के लिए, बिल पास कराने के लिए। मनसा ही आपकी स्पेस नहीं है। किसी भी इशू को सॉल्व कराने के लिए आपकी इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ उसके बाद आती है। मैं बार बार कहता हूँ ये बात। और इंटेंशन नहीं सही होगी तो ये इशू कभी रिजॉल्व नहीं होंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि 18 अगस्त को होने वाले इलेक्शन में आप AITR के भी इशू को भी इवेल्युएट कीजिए, एगोटा को इवेल्युएट कीजिए, स्नेहा को इवेल्युएट कीजिए, AIBSNL EA को इवेल्युएट कीजिए। और आपके साथ कमिटेडली कौन खड़ा है ये आपको जानने की ज़रूरत है। आपसे निवेदन करूंगा कि अपना बहुमूल्य वोट 4 नंबर पर AITR को देकर अपने इश्यूज़ को सफल बनाएं, उनको रेजुलेशंस के लिए लेके आएँ। अभी कोई मेजॉरिटी नहीं बनने जा रहा है। तीनों एसोसिएशन को सपोर्ट एसोसिएशन का टैग दिलवाइए, किसी भी फेक नैरेटिव में मत आइए। आप 4 नंबर के लिए वोट कीजिए। आपके इश्यूज़ को हम मैनेजमेंट तक ले जाएंगे, उनको सेटल कराएंगे, चाहे वो लीगल एंगल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल हो। हम जितने भी टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट और कहीं भी हमें जाना पड़े हम उसके लिए जाएंगे। मैं डायरेक्ट JTOs 2007-8, डायरेक्ट GOs 2010 बैच और SRD बैचेस से निवेदन करूंगा, कृपया अपना बहुमूल्य वोट 4 नंबर पर दें। सादर साधुवाद, धन्यवाद।